प्रोसेस किसी को पसंद नहीं है। चीज़ों को जब सीखना शुरू करते हैं तो किसी को पसंद नहीं होता है। लोग सीखते हुए नहीं पसंद है, रिजल्ट पसंद है सबको, रिजल्ट सबको चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आज ये थ्योरेटिकल का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में थ्योरेटिकल लास्ट टॉपिक है। लास्ट में हम बताए थे कि एक एक ऐसा मतलब एक लेक्चर लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो इसके बाद वाला लेक्चर होने वाला, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली हमने क्या किया है, 5 पार्ट पढ़ लिए इसके। ये आज आपका लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहा है। लेक्चर नंबर 6 है लीनियर मैग्निफिकेशन। लेक्चर नंबर जो 7 होगा प्रकाश के परावर्तन का, ये होगा लास्ट लेक्चर, लास्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। पहले बता दे रहे हैं आपको पढ़ाया गया है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं वो बताया गया है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम बताया गया है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर मान लो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से होती हुई आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और वक्रता केंद्र से कोई किरण आ रही तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इतनी बातें हो गई थी, ये सारी चीजें। फिर बताए थे वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है ना। अवतल दर्पण द्वारा कितने बने थे, 6 प्रकार के केस देखे थे। जब वस्तु अनंत पे रखे थे तो देखे थे, जब वस्तु परिमित दूरी मतलब अनंत और फोकस के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखे थे वक्रता केंद्र पे, फिर उसके बाद आया था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर एग्जैक्ट फोकस पे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 केस पड़े थे। अच्छा, आप लोग को याद होगा जो छठा केस था वो कैसे था, छठा केस दर्पण के पीछे बनता था, दर्पण के पीछे बनता था और आभासी बनता था, सीधा बनता था। ठीक है, उत्तर में 2 ही केस था, कारण भी बताया था क्यों तीसरा केस नहीं बनता है। अच्छा, उत्तर में दोनों केस में देखो आप लोग, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बना होगा और दर्पण के पीछे सीधा बना था। इतनी बातें हो गई थी ना। चलो, फिर उसके बाद हम पढ़े थे आर बराबर 2f होता है, या फिर कह सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका डेरिवेशन हम किए थे। दर्पण सूत्र पढ़े थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतनी बातें डिस्कस कर लिए थे। लास्ट लेक्चर लग गया था रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। देखो भैया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। लाइक करने से क्या होगा, थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा और भी लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके पास तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो लगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपको मिल जाए। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताए थे, अगर मान लीजिए वस्तु को दर्पण के सामने जैसे जैसे पास में लाएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब क्या होगा, दूर हटता जाएगा और थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा सा दूर हटेगा और बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें ये बात आती है, आवर्धन का मतलब क्या होता है, वस्तु से कितना बड़ा कितना छोटा। आवर्धन मतलब मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई हुआ, मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है वस्तु की तुलना में। ठीक है, तो ये तो हमें पता था कि पास लाएंगे, अवतल की बात करें, पास लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर हटेगा और बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा ये हम देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं संदीप विश्वकर्मा, आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल सीजीएस एजुकेशन। ठीक है ना। चलो, रेखीय आवर्धन कहता है दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु वस्तु को कभी कभी किताब वालों ने बिंब लिखते हैं। ठीक है, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और नोट्स बनाते चलिए, आप लोगों को नोट्स बनाने में बड़ी कुताही होती है। ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है ना। चलो, अब जैसे मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, उभरे हुए भाग में कलई किया होता है, पॉलिश किया होता है, और जो दबा हुआ भाग होता है वो चिकना या फिर चमकदार होता है। ठीक है ना, चिकना या फिर चमकदार होता है। पहले परिभाषा के अनुसार हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। परिभाषा कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो मान लेते हैं, माना 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 वस्तु, वस्तु को बिंब बोलते हैं, वस्तु
की लंबाई बराबर कितना है, एच है। वस्तु की लंबाई कितनी है, एच है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश, ठीक है। कभी कभी किताब वाले मालूम क्या करते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसकी लंबाई को ओ मान लेते हैं। और प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं, इमेज लिखते हैं। इमेज लिखते हैं, हम उसकी लंबाई को आई मान लेते हैं। कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी। कहीं अगर लिखा है एच एम बराबर आई अपॉन ओ लिखा है, वो भी सही है। एच डैश अपॉन एच लिखा है तो वो भी सही है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला किसका अनुपात है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। देखिए आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, एच डैश मान के रखे, वस्तु की लंबाई एच। ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। अब एच डैश अपॉन एच का यू और वी के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। रेखीय आवर्धन में एच और वी के साथ यू और वी मतलब वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। पहले आप लोग ये परिभाषा नोट कर लीजिए और ये सूत्र नोट कर लीजिए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हो गया, चलो मिटा दे रहे हैं फटाफट से। हेडिंग चढ़ा लो कॉपी में, आवर्धन के लिए सूत्र, आवर्धन के लिए सूत्र। यहाँ पर हम कोने में ऊपर लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं एम बराबर हमें प्राप्त हुआ है एच डैश अपॉन एच। ये चीज हमें प्राप्त हुई है, ठीक है ना, ये चीज हमें प्राप्त हुआ है। चलिए रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र देखो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी रखी है, बस परिमित दूरी होनी चाहिए। चाहे आप वक्रता केंद्र पे रख दो, फोकस पे रख दो, सी और एफ के बीच कहीं भी रख दो, लेकिन परिमित दूरी होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ रखा है, वस्तु है ए बी, क्या है भैया, ए बी। इसकी लंबाई को हम क्या मान के रखे हैं, एच मान के रखे हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर किरण एक आएगी, यहाँ से निकलेगी, तो थोड़ा सा किरण आप लोग सीधा बनाइएगा ना। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो क्या होगी, परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी ना भैया, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण आ रही है तुम्हारी वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से किरण आती है वो वहीं से वापस चली जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी वही मार्ग में, उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। ये किरण आई और ये वापस चली गई, ये है तुम्हारा वक्रता केंद्र। और जहां पर परावर्तित किरणें काटती है, परावर्तित किरणें काटती हैं, वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। ये देखो प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश, यहाँ बना है प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बना है। एक और हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं यहाँ से, देखो ये एक किरण मान लो यहाँ से आ रही है, एक किरण आ रही है ऐसे ध्रुव से होके जा रही है, दर्पण के ध्रुव से होके जा रही है किरण, इसको डॉटेड लाइन बना रहे हैं। दर्पण के ध्रुव से होके जा रही है, और ध्रुव से होके जा रही है तो क्या होगा, परावर्तन होगा। ध्रुव से जो किरणें निकलती है वो क्या होता है, जितने एंगल से ये आपतित हुई है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं थीटा है, तो उतने एंगल से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी। उसी एंगल से ये परावर्तित हुई, यहाँ पर बना हमारा इमेज बना है। ये भी वही एंगल होगा जो ऊपर वाला एंगल होगा, ये दर्पण का ध्रुव है P।
दर्पण का ध्रुव P है और यहाँ से एक किरण आई है A से P पे, और वही किरण क्या होगा, परावर्तन के बाद अ, जितने एंगल से ये आपतित हुई उसी एंगल से ये परावर्तित हो गई, ठीक है ना। तुम्हें देखो एक एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, ये देखो P A P, एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल आपको ये दिख रहा होगा, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है B डैश A डैश, यहीं पर F है और यहाँ पर C है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो देखो दोनों त्रिभुज क्या है, एक समान है, क्या एक समान है ना, समकोणिक है त्रिभुज, ये भी दोनों का कोण समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, कहाँ गया, ए बी पी, ए बी पी, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समकोणिक है। कैसे भैया, समकोणिक है, समकोणिक है। नोट्स अभी मत बनाओ, अभी एकदम कॉपी पेन बंद करके पहले सीख लो, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है ना। अभी साथ में मेरे लिखो मत, सिर्फ समझो बस, अभी समझने का काम, ठीक है ना। अब इसको हम कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, इतना काम हो गया हमारा। अच्छा, वस्तु की दूरी ये होती है, दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां मापते हैं, ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं u, और ये है प्रतिबिंब, यही बना है, ये होगा v, क्या होगा, हमें इन्हीं दोनों का काम है, ठीक है। अब समकोणिक है तो इसका जो tan थीटा होगा, ये लंब है और ये आधार है, ए बी लंब है, आधार है बीपी, तो यहाँ से निकालेंगे tan थीटा किसके लिए, ए बी पी वाले में, वो बराबर होगा tan थीटा, क्योंकि एंगल तो बराबर है ए डैश बी डैश पी वाले का। इसमें लंब क्या है, ए बी, क्या है भैया, लंब ए बी बटा आधार ये बी पी, बी पी, इसका लंब क्या है, ये वाले का लंब ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ये दूरी कितनी है, बी डैश पी, बी डैश पी, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, इसको ए बी को नीचे लाओ, इसको वहां ले जाओ, तो यहाँ से बनेगा बी डैश पी को ऊपर ले गए और नीचे बी पी बराबर ए डैश बी डैश को वैसे छोड़ दिए और ये नीचे ले आए ए बी, आओ इन सब का मान रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम एच डैश मान के रखे थे ना, तो ए डैश बी डैश की जगह हम लिख देंगे एच डैश। अब एच डैश क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है, नीचे जो भी दूरियां होती सबको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो एच डैश आ गया तुम्हारा माइनस, एच डैश माइनस बटा ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई जिसे हम एच मान के रखे हैं, और ये क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हम इसको लेंगे धनात्मक लेंगे, ठीक है। अच्छा, बी डैश पी, बी डैश पी, ये इसको हम बोले हैं v, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v, और ये क्या है, दर्पण की बाईं ओर है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और हम ध्रुव से ऐसे माप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस अपॉन बीपी यू, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी सदैव माइनस होती है, बताएं थे, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या मिलेगा, v बटा यू बराबर माइनस एच डैश अपॉन एच, माइनस को उसको दे दो तो मिलेगा एच डैश अपॉन एच बराबर v माइनस का v अपॉन यू, ये मिल गया। और इसके पहले जो सूत्र हम निकाले थे, m बराबर आया था एच डैश अपॉन एच, इसके बराबर हो जाएगा एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू, समझ गया कि नहीं। ये पहले हमें पता था, फॉर्मूले से पता, सॉरी परिभाषा से पता था, इसके डिफिनेशन से पता था
कि एच डैश जो होता है, एच डैश और एच का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। फिर हम रेखीय आवर्धन के जब हम सूत्र निगमन किए तो वहां से हमें मिला एच डैश और एच का जो अनुपात है वो माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे माइनस वी अपॉन यू कर दिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी दे दिया, वस्तु की दूरी दे दिया, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दे दिया, तो भी हम रेखीय आवर्धन निकाल लेंगे। अगर मान लो वस्तु की लंबाई दे दिया, प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया, तो भी आवर्धन निकाल लेंगे। कभी कभी मालूम है एग्जामिनर आपसे इन दोनों के बीच पूछ लेता है, इन दोनों के बीच पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, बोलेगा कोई वस्तु है, अच्छा 5 सेंटीमीटर वस्तु है, ठीक है, कह रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है 25 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पे, कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पे बन रहा है। और बोल मान लो चलो वक्रता केंद्र पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब यू अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर। तो यहाँ पर वी और यू 25 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है प्रतिबिंब की हाइट बताओ, सिंपल सा लगा देना, हाइट निकल जाएगा, वी पता, यू पता, एच पता, हाइट नहीं निकलती, ठीक है ना। अच्छा, ये नोट कर लीजिए। और हम थोड़ा सा बता देते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग नहीं बताए हैं, वो टॉपिक थोड़ा सा छूटा रह गया है। अवतल उत्तल के उपयोग बता देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, ठीक है, मिस मत करना बिल्कुल। अभी के लिए इसको नोट कर लो, अभी के लिए इसको नोट कर लो, समझ में आएगी नहीं। ये मुख्य की समांतर किरण आएगी तो फोकस से जाएगी, एक वक्रता केंद्र से आएगी उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। और ये वाली किरण जो आएगी ध्रुव से, ध्रुव के साथ जो एंगल बनाती है आपतित किरण, वही परावर्तित किरण बनाती है। ये थीटा, ये थीटा है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, दोनों कैसे हैं, समकोणिक है, तो tan थीटा दोनों के बराबर होंगे, ठीक है ना। चलो नोट करो, फिर मिटा के हम बताते हैं अवतल दर्पण और उत्तल के उपयोग। चलो पहली हेडिंग है अवतल दर्पण के उपयोग। यू से जाओ, यू से जाओ, कौन के वो मिरर। और जो 5-6 लेक्चर पढ़े हैं ना प्लेलिस्ट में आपके, 10th पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो पीसीबी में पढ़ा है प्लेलिस्ट में, उसको एक बार पढ़ लोगे ना तो कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी ले रहे हैं। वहां से एक बार सारी चीजों को सीख लेना, बस एक एक करके सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रोसेस किसी को पसंद नहीं है, चीजों को जब सीखना शुरू करते हैं तो किसी को पसंद नहीं होता है। लोग सीखते हुए नहीं पसंद है, रिजल्ट पसंद है सबको, रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन कभी कोई चीज सीखने लगे अरे यार ये क्या बोरियत सा लग रहा है, सीखना पड़ रहा है ना, एक बार कभी न कभी तो सीखोगे, कभी न कभी तो सीखना पड़ेगा। तो आज सीख लो, चीजों को सीख लो, फिर उसके बाद आगे चल के ईजी हो जाएगा। कोई भी चीज कठिन हमें तब लगती है जब तक वो हमें आ नहीं रही, जिस दिन वो चीज आ जाएगी वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला उपयोग है हमारा, पहला उपयोग है बड़े द्वारक का, बड़े द्वारक तथा तथा बड़ी फोकस, बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी, दाढ़ी बनाने, जिसे बोलते हैं सेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में
उपयोग करते हैं। गुरु जी ये क्या बता दिए? बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक। आओ देखते हैं। जब बड़ी फोकस दूरी लेंगे और द्वारक हम लेंगे थोड़ा सा बड़ा, और वस्तु को रख देंगे बिल्कुल ध्रुव और फोकस के बीच में रख देंगे, ये फोकस ये ध्रुव, और ये बन गया अवतल दर्पण। बड़े द्वारक लेने का फायदा बता रहे हैं। द्वारक बहुत बड़ा है, द्वारक बहुत बड़ा है, और फोकस दूरी बहुत बड़ी है। हम फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में ही वस्तु को रख रहे हैं, क्योंकि बड़ी फोकस दूरी अगर तभी ना बीच में रख पाएंगे। तो फोकस दूरी छोटी रहेगी, द्वारक ही छोटा रहेगा, यही फोकस दूरी है तो कहाँ रखें? हमें चाहिए कि दाढ़ी बनाते वक्त जले तो सॉरी कटे छिले ना, बड़ा प्रतिबिंब बने थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई दे सीधा, नहीं तो फिर कट जाएगा, क्या मतलब है। अच्छा, तो दिमाग में आता है कि उत्तल दर्पण ले लेते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण गुरु जी बताए थे कि उत्तल दर्पण के दो केस है। अगर उत्तल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और हमें चाहिए बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि चाहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा दिखे, पूरा चेहरा ऐसे बड़ा बड़ा दिखे, ताकि कहीं कटे ना। अच्छा, फिर क्या करें, अवतल ले लेते हैं। अवतल में यार दिक्कत ये है कि उल्टा बनता है प्रतिबिंब। एक केस बताए थे, छठा वाला केस बताए थे, जिसमें क्या बनता था, बड़ा बनता था। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फोकस दूरी को थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, और द्वारक बहुत बड़ा द्वारक भी बड़ा होना चाहिए। चलो, मुख्य अक्ष की समांतर किरण गई, फोकस से चली गई पहली वाली। दूसरी वाली किरण कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से। ये सारी बातें हम बता चुके हैं भैया। अब जो बच्चे नहीं क्लास किए उसको जाके अटेंड कर लेना। ये वक्रता केंद्र से आएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। इसको बैक ट्रेस किए थे हम, बैक ट्रेस किए थे, लिख लेना ये जो चीजें लिखा है। दर्पण का उपयोग, दर्पण के रूप में उपयोग, ठीक है। यहाँ पर बना है हमारा प्रतिबिंब, यहाँ पर बना बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं, बड़ा बना है दर्पण के पीछे और सीधा बना है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़े से द्वारक को बड़ा लेते हैं। इतनी बात समझिए। दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग, ये छापना तो है नहीं, मिटा दे रहे हैं इसको, इस बात को मिटा दे रहे हैं, सिर्फ दिखाना था, इसके चक्कर में ये भी पूरा गंदा हो गया। ठीक है, उपयोग, उपयोग करते हैं, उपयोग उपयोग करते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है भैया, आप लोग देखे होंगे, जो टॉर्च होती है, जो टॉर्च होता है, जो हेडलाइट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें परावर्तक के रूप में ऐसे आके लगा, सॉरी पीछे की तरफ ऐसे परावर्तक के रूप में लगा होता है। हम इसमें क्या 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लेना। जो टॉर्च होता है, टॉर्च ऐसे है, टॉर्च के अंदर ऐसे एक ऐसे लगा होता है अवतल दर्पण द्वारा, वो क्या होता है, परावर्तक के रूप में कार्य करता है, फोकस पे रखा होता है। लाइट जो होता है वो फोकस पे रखा होता है, और फिर फोकस से जब किरणें आएंगी, परावर्तन होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर बहुत दूर तक चली जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिख देंगे टॉर्च, टॉर्च, और वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक, परावर्तक को अंडरलाइन कर देंगे, परावर्तक के रूप में, के रूप में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, परावर्तक के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा है, आप लोग इतना लिखिए, तीसरा बता रहे हैं। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है, जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं, डॉक्टर चिकित्सक जिसे बोलते हैं, चिकित्सक, चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, का उपयोग
परावर्तक परावर्तक के रूप में करते हैं, जिससे जिससे शरीर के शरीर के विभिन्न भागों जैसे जैसे आँख हो सर जैसे कान हो गया आपका, नाक हो गया, गला, आँख कान नाक गला, आँख कान नाक गले में फोकस कर पाते हैं फोकस कर पाते हैं। याद रहेगा कि नहीं? आँख कान नाक इत्यादि में फोकस कर पाते हैं। ठीक है, फटाफट से तीनों नोट करो, फिर बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। चलो मिटा दे रहे हैं ना। यहाँ पर लिख देंगे उत्तल उत्तल कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। चलो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते वक्त सबसे पहले देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है और छोटा बनाता है। बड़ा दूर कोई वस्तु रखिए, उसका भी वो छोटे से क्षेत्रफल में वो छोटा सा सीधा सा प्रतिबिंब बना के दे देता है। सोचो ऐसा कहाँ इस्तेमाल होगा कि मुझे बहुत बड़े क्षेत्रफल का छोटा सा प्रतिबिंब मुझे मिल जाए, मेरा काम बन जाए, लेकिन सीधा भी मिलना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखोगे, जो वाहन चल रहे होते हैं, वाहन चल रहे हैं तो उसके बीच बगल में देखो साइड मिरर ऐसे लगा होता है। वो क्या करता है, पीछे हमें दिख नहीं रहा था, पीछे के जो पूरे रोड होते हैं, पीछे बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, उसका छोटा सा प्रतिबिंब सीधा बना के दिखा देता है। भैया पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत दूर तक का कवर करके बताता है। ठीक है, तो वहां पर हम लगाते हैं, वहां पर लगाते हैं। पहला केस है वाहनों, कोई पूछे हेडलाइट में कहाँ लगाते हैं, हेडलाइट में परावर्तक के रूप में अवतल लगाते हैं, लेकिन साइड मिरर के रूप में कौन लगाते हैं, उत्तल। वाहनों के साइड मिरर, साइड दर्पण या साइड मिरर, चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों है बता दिए ना, लिख दे रहे हैं। क्योंकि 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 उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण अपने सामने अपने सामने रखे अपने सामने रखे या अपने सामने के बहुत बड़े बहुत बड़े क्षेत्रफल का बहुत बड़े क्षेत्रफल का छोटा छोटा कॉमा सीधा सीधा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाता है। कारण भी समझ के क्यों यूज कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, आप लोग देखे होंगे जो प्रधान उर्धान बंटवाते नहीं है लाइट, जो रोड के किनारे लगा होता है, गांव में बंटवा देते हैं, और रोड के किनारे जो होता है जिसे स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। अरे जाओगे, जो बड़े बड़े रोड होते हैं जो चौड़े चौड़े, उसमें क्या होता है, रात को देखो ऐसे खंभे लगे थे, खंभे के नीचे ऐसे लगा होता है, ऐसे बना होता है। ये जो होता है, ये इसमें एक परावर्तक तल बाहर से लगा होता है। उसका काम क्या है, किरणों को थोड़ा सा फैला देना। किरणों को फैला देगा तो जो वहां से प्रकाश निकलेगा ना, वो बहुत सारी दूर तक कवर करती है, बहुत सारे दूर तक कवर करता है। अरे ऐसा बना नहीं होता है, ये तो कुछ देखे नहीं हो आप लोग लगता है।
ये देखो ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लगा है लाइट, कुछ ज़्यादा ही झुका दिए है। यहाँ पर ये जो होता है, ये जो परावर्तक तल लगा है पीछे की तरफ, ये लाइट है। यहाँ पर परावर्तक तल लगा देते हैं, वो क्या करता है, जैसे मान लो ये उत्तल है, ये उत्तल है, प्रकाश किरण आई और परावर्तित होकर दूर फैल गई, परावर्तित होकर दूर फैल गई, परावर्तित होकर दूर फैल गई। यही यही लिए क्या करते हैं, परावर्तक के रूप में लगाते हैं, प्रकाश किरण क्या हो थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं स्ट्रीट लाइट, या सड़कों पर, सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे लगे लगे बल्ब में परावर्तक के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों है, कारण लिख लो। क्योंकि क्योंकि वह वह प्रकाश को बहुत बहुत बड़े क्षेत्रफल तक तक फैला देता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल तक फैला देता है। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया है, सारे लेक्चर हो गए हैं, 1 से लेकर 6 तक हो गया है, ये छठा लेक्चर था। 7वें में बताएंगे सबका पूरा समरी, 5 मिनट रिवीजन, उसके बाद क्या कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल, जितने तुम्हारे मन में डाउट होगा ना, शांति के साथ कॉपी लेके बैठ जाना। एक भी डाउट उस 7वें लेक्चर के बाद, एक भी डाउट रह नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपके बहुविकल्पी से रिलेटेड होगा, ऑप्शन बेस पे जो आता है टिक लगाने वाले, या फिर तुम्हारे आंकिक होंगे, जो आंकिक होते हैं 3-3 नंबर 5-5 नंबर के होंगे, कोई भी नहीं रह जाएगा, विश्वास करो, एक भी सवाल रह नहीं जाएगा। आप इवन आप 12th के भी कुछ सवाल आप लोग बेसिक देखोगे ना, तो वो भी तुम्हें से आसानी से लगेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।